पुतिन यूक्रेन से आत्मसमर्पण चाहते थे, डोनाबोस। खैर, यूक्रेन ने अभी अभी उन्हें एक साफ जवाब भेजा है और वह वही नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। अब रूस भर के शहर या तो जल रहे हैं या अंधेरे में डूब रहे हैं और यह अराजकता अब सिर्फ सीमा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही, यह मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच चुकी है। यह कोई एक बार की घटना नहीं है, यह हर हफ्ते हो रहा है। रूसी लोग सोचने पर मजबूर हैं कि पुतिन ने ऐसा युद्ध क्यों शुरू किया जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं। कल रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में उसकी सबसे बड़ी आग लगी, जिसे कई लोग अब तक की सबसे बड़ी आग मान रहे हैं। इसी समय यूक्रेन ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों की एक बड़ी लहर सीधे मॉस्को की ओर भेजी, जिससे वहां की सारी हवाई यातायात को पूरी तरह से रोकना या मोड़ना पड़ा। यह सब उस तथ्य के बावजूद हुआ कि मॉस्को चारों तरफ से कई स्तरों की वायु रक्षा प्रणाली से घिरा हुआ है। ये प्रणालियां साफ तौर पर विफल हो रही हैं। अब जब रूसी युवा हर हफ्ते यूक्रेन में हजारों की संख्या में मर रहे हैं और रूसी राजधानी भी अब सुरक्षित नहीं रही, तो यह युद्ध व्लादिमीर पुतिन के नियंत्रण से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तो शुरुआत से बताते हैं, असल में कल क्या हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक किसान बाजार में एक भीषण आग लग गई थी। यह रूस का सबसे बड़ा बाजार है और इसी वजह से कई लोग इसे अब तक की सबसे बड़ी आग कह रहे हैं। अब इसे समझाने के लिए कुछ आंकड़े देते हैं। आग ने 1500 वर्ग मीटर, करीब 16,000 वर्ग फीट इलाके को घेर लिया था। मैं ऐसा इंसान नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि नेपोलियन ने रूस में इससे भी बड़ी आग लगाई थी। लेकिन चलिए, रूसियों के पुराने घाव नहीं कुरेदते, वो पहले से ही परेशान हैं। आर्थिक रूप से सेंट पीटर्सबर्ग की आग बहुत बड़ी थी। यह बाजार देश का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ हर दिन करीब $100 मिलियन का व्यापार होता था। इसका मतलब है कि क्रेमलिन इससे साफ तौर पर खुश नहीं है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ रूसी अकाउंट्स इसे हमला बता रहे हैं, पर यूक्रेन की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। मेरे हिसाब से ये वही पुरानी रूसी अक्षमता हो सकती है। रूसी अधिकारियों के अनुसार जो स्थिति शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, आग अभी भी लगी है। तो आपके बयान के अनुसार उन्होंने इमारत के अंदर एक अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ रखा, जिससे भीषण आग फैल गई। दुर्भाग्य से इससे एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। खैर, वैसे भी चूंकि रूसी लोग यूक्रेन के बारे में बात करना इतना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं कि यूक्रेन रूस के अंदर क्या कर रहा है। कल रात यूक्रेन ने मॉस्को पर बड़ा ड्रोन और मिसाइल हमला किया। अब मैं यूरो नहीं गिन रहा, लेकिन मेरे से बेहतर जानने वालों के अनुसार करीब 300 ड्रोन और मिसाइलें रूस में गईं, जिनमें कई सीधे राजधानी की ओर थी। पुतिन शायद कल रात सो नहीं रहे थे, क्योंकि कुछ रूसी टेलीग्राम्स के अनुसार मॉस्को की ओर नेपच्यून मिसाइलें जा रही थीं। जब मिसाइलें रूसी क्षेत्र ब्रायानस्क से गुजरीं, तो टेलीग्राम पर पोस्ट आनी शुरू हो गईं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे राजधानी की ओर जा रही हैं। अब जब मैं यह वीडियो बुधवार रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, असल में हमें नहीं पता कि मिसाइल ने लक्ष्य को मारा या नहीं, लेकिन कई यूक्रेनी ड्रोन सफल रहे। क्योंकि हमारे पास रूसी निवासियों से क्लिप्स हैं। चलिए अगली क्लिप में देखते हैं। आप इसमें ड्रोन हमले की आवाज सुन सकते हैं। अब हमारे पास एक और क्लिप है जिसमें ड्रोन हमले के कारण धुआं उठता दिख रहा है। या मुझे रूसी अधिकारी बना दीजिए, यह ड्रोन के मलबे के कारण है। बेचारे एबोनोर, यहाँ एक बर्च का पेड़ है बॉस। ओह, उसके पास फर्श का निशान है। असल में यह इतना बड़ा हमला था कि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अपने नक्शे से देख सकते हैं, मॉस्को के आसपास की सारी हवाई यातायात को या तो दूसरी जगह भेजना पड़ा या रोकना पड़ा। मैं आपको याद दिला दूं, यह यूरोप का सबसे बड़ा शहर है, सिर्फ रूस का नहीं। और अब वे ऐसे रह रहे हैं जैसे 1910 का समय हो। और साथ ही याद रखिए, यह सब तब हो रहा है जबकि पुतिन ने पूरे शहर को चारों तरफ से हवाई सुरक्षा से घेर रखा है। ऐसी स्थितियों से बचने को चारों तरफ परतदार हवाई सुरक्षा घेरा बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह काम नहीं कर रहा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉस्को क्षेत्र में स्थित निवुक्को हवाई अड्डा कल कैसा दिख रहा था, क्योंकि सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। आने जाने वाली हर चीज में देरी हो गई थी और सैकड़ों रूसी यात्री बस हवाई अड्डे पर फंसे हुए थे, कष्ट झेल रहे हैं उस आक्रमण की वजह से जो पुतिन ने शुरू किया था। जैसा मैंने कहा, यूक्रेन ने 300 से ज़्यादा ड्रोन भेजे,
जिससे सिर्फ मॉस्को ही नहीं, रूस के दूसरे शहर भी निशाना बने। रूस के ग्रोजोव थर्मल पावर प्लांट पर एक सफल हमला हुआ जो स्लोमेंस्क क्षेत्र के उसी नाम के जिले में स्थित है। इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 90 मेगावाट है और यह क्षेत्र के उद्योगों व आवासीय इलाकों को ऊर्जा देता था। यहाँ हमारे पास हमले की क्लिप है, जरा देखिए। नोगोरोड क्षेत्र के एक्रोन नामक केमिकल पावर प्लांट पर फिर हमला हुआ। यह रूस के सबसे बड़े केमिकल प्लांट्स में से एक है और इन प्लांट से बनने वाले कुछ उत्पाद और कच्चा माल विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि रूसी सेना इस प्लांट का इस्तेमाल करती है, जिससे यह एक पूरी तरह से वैध सैन्य लक्ष्य बन जाता है। यहाँ हमले की क्लिप है। देखो बैकग्राउंड पे बमबारी कर रहे हैं। फिर दिन में पहले हमारे पास रजनेव शहर पर एक क्रूज मिसाइल हमला भी हुआ। शहर में निवासियों द्वारा कई विस्फोटों की सूचना दी गई और यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप लोग याद रखें, क्योंकि उन सभी विस्फोटों का संबंध यूक्रेनी मिसाइलों से नहीं था। लेकिन खैर, इस हमले के कारण शहर में पानी, बिजली और हीटिंग बंद हो गई। यहाँ हमले की एक क्लिप है। तो आप जानते हैं, मैंने कहा था कि शहर में कई धमाके हुए थे। तो उनमें से एक असल में एक रूसी एयर डिफेंस मिसाइल थी जो यूक्रेनी मिसाइल को गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार उस क्षेत्र की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग से टकरा गई। हमारे पास एक रूसी रिपोर्टर हैं जो मौके से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो यह रिपोर्ट देखिए। संक्षेप में, ये यहाँ लटक रहा है, बहुत तेज है। यह वाकई अंदर ये सच में बहुत तेज है। ये सच में है। यह सच में है। यह सच में। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, रूस में हालात बहुत खराब हैं। इसी कारण रूसी जनरल जो पुतिन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। इसलिए वे अपने परिवारों को विदेश जैसे पेरिस भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जनरल मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को सुरक्षित नहीं मानते। इसीलिए जब ये लोग युद्ध से पैसा कमा रहे हैं, उनके परिवार यूरोप में आनंदित हैं। अब इस जनरल का पर्दाफाश हो गया है और यकीन है पुतिन को ये कहानी पसंद नहीं आएगी। ये रहे विवरण। मैं इटालिया में हूँ। बुongiorno सी। जब पुतिन यूरोप को युद्ध की धमकी दे रहे हैं, एक रूसी जनरल की बेटी दुश्मन देशों में छुट्टियां मना रही है। पापा मम्मा नेपोली, मम्मा नोस्ट्रोम्बोले, मम्मा वेनेजिया, पापा मम्मा पेरिस। अनास्तासिया तोकारेवा के पिता सेना में होने के बावजूद उन्हें यूरोप का वीजा मिल गया। अलेक्जेंडर तोकारेव सिर्फ सामान्य अधिकारी नहीं, बल्कि मेजर जनरल हैं, जिन्होंने हाल ही में पुतिन के सामने भाषण दिया। हम मौजूदा सैन्य राजनीतिक हालात और इस ऐतिहासिक दौर की जटिलता को अच्छी तरह समझते हैं। मम्मा 80 साल पहले की तरह नाजीवाद फिर सिर उठा रहा है और दुनिया पर हावी होना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कहा जाता है कि जनरल टोकारेव ने नाजीवाद को हराने के लिए अपनी बेटी को दुश्मन के इलाके में भेजा। मम्मा मुझे ये साफ साफ समझ लेने दो। इस बीच पुतिन बार बार शिकायत कर रहे हैं कि यूरोप सही सभ्यता नहीं है। पुतिन यूरोप को गिरती सभ्यता मानते हैं, जैसे सोवियत संघ। लेकिन रूसी अधिकारी, रूसी कमांडर और यहाँ तक कि रूसी अफसर भी अपने बच्चों को यूरोप भेज रहे हैं। यह आपको सब कुछ बता देता है कि ये रूसी अधिकारी असल में क्या कर रहे हैं। वे बस रूसी नागरिकों से चोरी कर रहे हैं। उन्हें या पुतिन को देश की परवाह नहीं है। उनके पास 4 अरब डॉलर के घर हैं। यही हाल रूसी सेना का भी है जो यह युद्ध लड़ रही है। लेकिन इसी दौरान अमीर लोग उन रूसी सैनिकों को लूट रहे हैं जो देश के लिए मोर्चे पर लड़ रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि वे तो यही मानते हैं। उन्हें सही समर्थन भी नहीं मिल रहा। जो उन्हें मिलना चाहिए था वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है, क्योंकि पुतिन ने जो भ्रष्ट सिस्टम बनाया है उसकी वजह से। एक नजर डालिए इस क्लिप पर जो हाल ही में रूस में वायरल हुई थी।
सैनिक सड़क पर एक गड्ढे से पानी पी रहे हैं। कुछ रूसी सैनिकों की हालत इतनी खराब है। हम जैसे तैसे जान बचा रहे हैं, वहां जाकर भी कुछ कर लेंगे। और अगर ये सैनिक प्यास या भूख से नहीं मरते तो यूक्रेनी ड्रोन से जरूर मरेंगे। असल में इस बात की पुष्टि अभी एक मास्को निवासी ने की है, जो सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहा है कि उसके दोस्त और उसके भाई जो रूस के लिए यूक्रेन लड़ने गए थे, उनकी लाशें 2 दिन में ताबूत में वापस आ गईं। सिर्फ 2 दिन में। अब सार्वजनिक आंकड़ों के आधार पर हमें पता है कि एक रूसी सैनिक की औसत उम्र फ्रंट लाइन पर लगभग 9 दिन होती है। इस वीडियो के अनुसार ये लोग 2 दिन में वापस आ रहे हैं। देखिए। अरे यार, ये तो एक बुरा सपना है। क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग पहले ही गिर चुके हैं, जान पहचान वाले, करीबी दोस्त। मेरा एक जान पहचान वाला है, मतलब थोड़ा जानता हूं उसे। हम एक ही ग्रुप में घुमा करते थे। वो वहां सिर्फ 2 दिन रहा बस। उसे झिंक के ताबूत में वापस लाए। हाँ, ट्रेनिंग को छोड़कर। हे भगवान। अब जब आप ये देखते हैं तो आप सोचेंगे कि रूसी लोग पुतिन को दोषी मानेंगे और शायद युद्ध से नाखुश होंगे। कुछ रूसी लोगों के मुताबिक ये सब अमेरिका की गलती है। सेंट पीटर्सबर्ग में जो कुछ भी हो रहा है, मॉस्को या रूस के अन्य शहरों में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी फ्रंट लाइन पर हो रहा है, ये सब अमेरिका की गलती है। मुझे लगता है वे पुतिन से सीख रहे हैं, क्योंकि वे भी अपनी समस्याओं के लिए नाटो, यूरोप या अमेरिका को दोष देते हैं। देखिए, हर कोई लकड़ी की मिल में काम करता था, अब वे सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और अगर कोई शहर बनाने वाला उद्योग नहीं बनता या कोई व्यक्तिगत उद्यमी सामने नहीं आता, तो राज्य की तरफ से भी निकट भविष्य में यहाँ कुछ होने की संभावना नहीं है, अगर वे कुछ स्थापित भी कर लें। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए, जैसे अमेरिकन हमारे लिए चीजें बिगाड़ रहे हैं, हमारे विकास में बाधा डाल रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से निकट भविष्य में इसे होते हुए नहीं देख पाऊंगी। हमारे 40 या उससे ऊपर के बच्चों के लिए इसकी संभावना कम है, शायद सिर्फ पोते पोतियों के लिए मुमकिन हो। शायद तब तक पुतिन को किसी तरह समझ आ जाएगा कि संघ टूट गया है और सारी कंपनियां भी। यह सब कुछ फिर से बनाना पड़ेगा, कारखाने, फैक्ट्रियां। लेकिन अमेरिका हमें रोक रहा है। आज सब कुछ राजनीति पर निर्भर करता है। यह कहना मजाक है कि बूढ़े मुझे नहीं समझते, जबकि यहाँ सभी युवा शराबी हैं। ये मजाकिया है कि आज का मौसम अमेरिकी लोगों के साथ राजनीतिक संबंधों पर निर्भर है। अब अगर मैं यहाँ थोड़ा ईमानदार बनूं, तो अगर मेरी जिंदगी इतनी बुरी होती तो शायद मैं भी किसी और को दोष देता। अब कुछ सकारात्मक बात करते हैं। यह इस युद्ध की सबसे मजेदार कहानियों में से एक है। पुलिस हैकर्स ने एक रूसी होटल के आईटी सिस्टम में घुसपैठ की, या कहें हैक कर लिया, और होटल के कर्मचारियों को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जैसे कि वे होटल में भूत बनकर उन्हें डराने लगे। तो ये सब कुछ ऐसे हुआ। उन्होंने कैमरों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और रूसी कर्मचारियों की स्क्रीन पर जो वीडियो और तस्वीरें आ रही थीं, उन्हें बदल दिया। इन नई वीडियो में उन्होंने रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति को डराने के लिए चीजें हिलाना शुरू किया। जब कर्मचारी डर गई, उसने घटनाओं का सबूत रिकॉर्ड करने के लिए फोन से वीडियो बनाना शुरू किया। मुझे लगता है वह अपने दोस्तों और बॉस को साबित करना चाहती थी कि बिल्डिंग में भूत हैं, लेकिन जैसे ही वह अपना फोन उठाती है, स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे लोग उसे मॉनिटर करने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा इस्तेमाल कर रहे थे, उसके जरिए उसकी हरकतें देख सकते थे। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीन ब्लैंक होने से ठीक पहले वे सीसीटीवी कैमरा पर दांव लगते हुए देख सकते थे। सच कहूं, अगर मैंने वो रात में देखा होता तो डर के मारे पागल हो जाता, शायद बिल्डिंग भी छोड़ देता। ऐसी चीजें दिखाती हैं कि यही है आधुनिक युद्ध। ड्रोन, मिसाइलें और अब दांव सब उड़ रहे हैं। तो ये पूरा मजाक असल में 2 दिन तक चला, और खुशकिस्मती से ये हैकर एक यूट्यूबर है। ये एक पोलिश यूट्यूबर हैं जिन्होंने 30 मिनट की वीडियो में रूसी कर्मचारियों को ट्रोल करने के अपने तरीकों को बताया। अगर आपके पास 30 मिनट हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप वो पोलिश भाषा में वीडियो देखें। यूट्यूब का ऑन-डिट फीचर ठीक है, आप वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर आपके पास 30 मिनट हैं, जरूर देखें। मैं वीडियो स्क्रीन पर लगाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम सैम है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। पिछले महीनों में रूसी प्रोपेगेंडा में मशीन हमें ऑनलाइन परेशान कर रही है और यूट्यूब पर बैन कराने की कोशिश कर रही है। उनके रूसी बॉट्स लगातार हमें ट्विटर पर अटैक कर रहा है, और वे हमारी उन वीडियो को रिपोर्ट करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग देखें।
लेकिन हम हार नहीं मानेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र पत्रकारिता की ताकत में सच में विश्वास करते हैं। हम जानते हैं वे हमें क्यों रोकना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें डर है कि हम आपको यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है उसकी सच्चाई दिखा रहे हैं। वे डरते हैं क्योंकि हम उनके झूठ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उन्हें और डराना चाहते हैं। हाल ही में हमने बेसिक्स इनसाइडर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यहाँ हम यू बोटेस जनरल्स, नेवी सील्स और बेस्ट सेलिंग लेखकों जैसे एक्सपर्ट्स के साथ एक्सक्लूसिव वीडियो व बातचीत साझा करते हैं। हम रूस यूक्रेन फ्रंट लाइन और दुनिया भर से आ रही ताजा खबरों का भी विश्लेषण करते हैं। यह सब देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर जाएं या स्क्रीन के QR कोड को स्कैन करें। आप basicsinsider.com पर भी जा सकते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए यहाँ बिजनेस बेसिक्स में बहुत मायने रखता है।